हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम क्लास 12 का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का सेकेंड एक्सरसाइज शुरू करने वाले हैं। हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में अब तक क्या देखा है? हमने अब तक फर्स्ट एक्सरसाइज में प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को तो देखा है, बट जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हमने फर्स्ट एक्सरसाइज का पार्ट पढ़ा है उसके अंदर हमने डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन को देखा है, बराबर है। अब तक हमने जो देखा है उसे हम क्या कहते हैं? डिस्क्रीट कहते हैं। हमने डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन को देखा है। डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन का दूसरा नाम क्या होगा? जो कि नॉन कंटीन्यूअस, जो कंटीन्यूअस नहीं होगा उसे हम यहाँ पर नॉन कंटीन्यूअस जो है उसे हम डिस्क्रीट कहते हैं। नॉन कंटीन्यूअस, सॉरी, यहाँ पर हम नॉन कंटीन्यूअस, एक तरह से नॉन कंटीन्यूअस हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब आएंगे हम सेकेंड पार्ट की तरफ, जो इस चैप्टर का सेकेंड पार्ट है। इस चैप्टर का जो सेकेंड पार्ट है वो डील करेगा कंटीन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ, कंटीन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ, ठीक है। हमने जब डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा था तो हमने किस बारे में पढ़ा था? प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन के बारे में। तो अगर याद होगा कि प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन क्या है, तो बेसिकली प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन ये था, अगर आपने बहुत सारी प्रोबेबिलिटी ले ली डिस्क्रीट इंटरवल्स और उन सबको एक जगह पर आपने कंसाइज कर दिया, मतलब मैं एकदम लेमैन की भाषा में बता रहा हूँ, मैथमेटिकली नहीं बता रहा हूँ, उसको एक जगह पर सारी जगह कंसाइज करके लिख दिया तो आपका प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन हो गया। अगर सपोज करो मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें मैंने टेम्परेचर 1 से लेकर 100 तक आने की प्रोबेबिलिटी को रिकॉर्ड किया, 1 पर, 2 पर, 3 पर, 1.5 पर नहीं किया, 2.8 पर नहीं किया, 2.71 पर नहीं किया, तो ऐसी जब वैल्यूज़ पर जब मैंने प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट करके लिखा तो किस में आएगा? प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन में। तो बहुत सारे कंटीन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन की वैल्यू को जब मैं मिलाकर जब एक जगह लिखता हूँ तो वो कहलाता है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, पीडीएफ। क्या कहलाएगा? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। यानी कि अगर मैंने 1 से लेकर 100 आने तक के टेम्परेचर की प्रोबेबिलिटी निकाली और उसमें मैंने 1.8 पर भी कैलकुलेट किया, 38.95 पर भी कैलकुलेट किया, 38 पर भी कैलकुलेट किया, तो यहाँ पर मैंने सारी वैल्यूज़ को लिया है। तो इसके अंदर यानी कि मैंने डेसिमल वैल्यूज़ को भी लिया है ना, बराबर। मैंने इंटीजर्स की वैल्यू को भी लिया है, तो ये किसके अंदर आ जाएगा? पीडीएफ के अंदर, ठीक है। हमने ये भी पढ़ा था प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन के सारे वैल्यूज़ को जब हम ऐड करते हैं तो ऐड करके हमारा आंसर क्या आता है? 1 आता है। वैसे पीडीएफ में भी ऐड ही करना है, पर याद रखो यहाँ पर ऐड करने के लिए बहुत छोटे छोटे इंटरवल नहीं थे, बड़े बड़े इंटरवल थे। डायरेक्ट 1 से 2 पर जाना है, 2 से 3 पर जाना है। यहाँ पर जो इंटरवल होते हैं वो बहुत सारे होते हैं, जैसे कि इनफाइनाइट इंटरवल्स होते हैं। तो इनको ऐड करने के लिए हम यहाँ पर भी ऐड करेंगे, पर ऐड करने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे? इंटीग्रेशन करेंगे। आपने इंटीग्रेशन सुना तो होगा, आपने क्लास 11 में करा है। बहुत ज़्यादा एडवांस इंटीग्रेशन की ज़रूरत नहीं है, बहुत बेसिक जो इंटीग्रेशन होता है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स, इतना आपको इंटीग्रेशन आना चाहिए फिलहाल के लिए, तो आपको समझ में आएगा। तो यहाँ तक अगर आपको समझा होगा कि पीडीएफ क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन जो है वो आपका किन किन वैल्यूज़ पर होता है, वो आपके डेसिमल और इंटीजर्स दोनों वैल्यूज़ पर होगा। एग्जाम में कोई डिफरेंस नहीं पूछेगा आपसे कि पीडीएफ और पीएमएफ में डिफरेंस क्या है, ये आपसे कोई नहीं पूछेगा। पर अगर आपको पीडीएफ निकालने बोला तो आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। अगर आपको कहा कि पीएमएफ निकालो तो आप क्या करेंगे? उसका समेशन लेके लिटरली ऐड करना पड़ेगा एक एक वैल्यू। ओके, इन सब को ऐड करके अगर 1 था तो पीडीएफ को भी समराइज या इंटीग्रेट कर लेंगे हम, तो इन सब को भी इंटीग्रेट करके हमेशा आंसर क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए, ठीक है। जैसे इसमें भी आंसर जो होता था हमारा, कोई एक पॉइंट प्रोबेबिलिटी नेगेटिव नहीं होती थी, इसमें भी आपको नेगेटिव नहीं होगा, ठीक है। मैं एकदम टेक्निकल डेफिनेशन की तरफ नहीं जा रहा हूँ। टेक्स्ट में 3 कंडीशन दिए, ये 3 कंडीशन होगी तब वो क्या कहलाएगा? आपका पीडीएफ कहलाएगा। अगर वो 3 कंडीशन नहीं होगी तो पीडीएफ नहीं कहलाएगा। तो वही कंडीशन को मैं कुछ आसान भाषा में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। यानी कि जब भी आप ओवरऑल इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेट करने के बाद अगर उस इंटीग्रेशन का आंसर ओवरऑल 1 आता है, यानी कि वो पीडीएफ कहलाएगा। क्योंकि कोई भी आप जब भी इंटीग्रेट करते हो ना, कोई किसी तरह का आपको कर्व मिलेगा, चाहे ऐसा कर्व मिले, ऐसा कर्व मिले, कोई एक तरह का कर्व मिलेगा। अब इस कर्व को जब आप इंटीग्रेट करोगे ना, मतलब एक एंड से लेके दूसरे एंड में, सपोज करो एक यहाँ पर ए है, एक लिमिट से दूसरी लिमिट,
बी है। इस कर्व को पूरा जब इंटीग्रेट करोगे तो अगर वो पीडीएफ होगा तो उसका आंसर क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। ठीक है, ये एकदम बेसिक सी बात है, इसको रिलेट करना। दूसरी बात, इसके अंदर कोई भी इंटरवल पर नेगेटिव वैल्यू नहीं मिलेगी क्योंकि प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिव नहीं होती। ठीक है, याद रहेगा। अच्छा, तो शुरू करता हूँ मैं। इसके आगे क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है, वो जब आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल के लिए इतना काफ़ी होगा, तो इसको ज़रा सा याद रखना कि मैंने दोनों में रिलेशन बताया है कि पीएमएफ और पीडीएफ में रिलेशन क्या होता है। ठीक है, अब यहाँ तक होने के बाद अब हमें स्टार्ट करना है। नाउ चलो देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखो क्या, एक्सरसाइज नंबर 7.2 है। स्टार्टिंग में एक्सरसाइज नंबर 7.2 है। पहला क्वेश्चन देखो क्या है। पहला क्वेश्चन ये कह रहा है, वेरीफाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पीडीएफ ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्स। आपको पता लगाना है इसमें पीडीएफ है या नहीं। ऐसा क्वेश्चन आया कि वो रैंडम वेरिएबल पीडीएफ है या नहीं, तो आपको बेसिकली करना क्या है, आपको इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट करके वैल्यूज को लिखना और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब मैं जब एक्सरसाइज यहाँ पर जब शुरू कर रहा हूँ, अगर आपको इंटीग्रेशन के बेसिक कुछ स्टेप्स होते हैं और कुछ इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन जो आप इस बुक में पढ़ते हुए आएंगे, तब आपको काफ़ी आसानी से समझ जाएगा। अभी मैं जितना इंटीग्रेशन इस सम में बता रहा हूँ, खाली उतना ही जा रहा हूँ इंटीग्रेशन। ठीक है, पहला सम देखो क्या है। पहले सम में देखो लिखा क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 का 1, उसमें ये लिखा है कि एफ ऑफ एक्स जो है साइन एक्स है। एफ ऑफ एक्स आपको क्या दिया है, साइन एक्स दिया है। कहाँ से कहाँ तक दिया है, वो आपको दिया है, एक लिमिट दी है उसकी, 0 से लेकर π/2 तक की लिमिट दी है। एंड ये दोनों में से दोनों 0 और π/2 दोनों क्या है, इंक्लूडेड है। ठीक है, अब ये लिमिट क्या होती है याद रखो, मैं पहले बता देता हूँ। इंटीग्रेशन तो आपने सीखा होगा, ये इंटीग्रेशन की साइन होती है। ये जो लिमिट होगी इसे कहेंगे हम लोअर लिमिट। ठीक है, ये लोअर लिमिट होगी। ये जो होगी इसे कहेंगे हम यहाँ पर अपर लिमिट। ठीक है, ये क्या होगी आपके अपर लिमिट। यानी कि आपको हमेशा जब भी आप इंटीग्रेशन यहाँ पर करेंगे इस एक्सरसाइज के लिए, तो आप नीचे की तरफ लोअर लिमिट लिखेंगे और यहाँ अपर लिमिट, यानी कि यहाँ पर क्या आएगा, 0 आएगा और इसकी अपर लिमिट क्या है, π/2, तो यहाँ पर क्या आएगा, π/2। ठीक है, ये याद रहेगा। ओके, इतना याद रखने का, जब आगे इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे तो कुछ एक स्टेप और बताऊंगा आपको मैं, तो उसको ध्यान रखना। अभी फिलहाल इसको करते हैं। तो अगर इसको वेरीफाई करना है कि ये पीडीएफ है या नहीं, तो इसको पीडीएफ है या नहीं वेरीफाई कैसे करेंगे। इसको वेरीफाई करने के लिए आप क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। आप किसका इंटीग्रेशन करेंगे, एफ ऑफ एक्स का dx। मालूम है ना, dx लिखना जरूरी है इंटीग्रेशन में, ये ऑपरेटर होता है। ऐसा मान लो किसी बस का जो ड्राइवर है वो ये है। ठीक है, तो बिना ड्राइवर की बस तो चलती नहीं है। ठीक, तो ये एफ ऑफ एक्स dx का आपको इंटीग्रेशन करना है। अब यहाँ पर जब आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ लोअर लिमिट लिखेंगे और यहाँ अपर लिमिट लिखेंगे। लोअर लिमिट क्या है, 0 है और अपर लिमिट क्या है, π/2 है। ठीक है, लिख दिए। अच्छा, यहाँ तक हो गया। अब लिख दो, वैल्यू लिख दो। वैल्यू क्या है, 0 to π/2 यहाँ तो हो गई। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, साइन एक्स, और यहाँ क्या है, dx। ठीक है, साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है आपने पढ़ा है। अब इंटीग्रेशन जब हो जाएगा तो नेक्स्ट स्टेप में इंटीग्रेशन की साइन को क्या कर देंगे, हटा देंगे। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस कॉस एक्स हो जाएगा। साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स हो गया और यहाँ होगा 0 और यहाँ क्या होगा, π/2। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। अब ये इंटीग्रेशन करने के बाद इस स्टेप को ध्यान सुनो, क्योंकि पहला सम है तो इसमें तुमको थोड़ा समझने आना चाहिए पहले। अब ये दोनों लिमिट्स का क्या करना है जो यहाँ पुट अप है। जब इंटीग्रेशन सॉल्व हो जाएगा पूरी तरह से, आई रिपीट, जब इंटीग्रेशन पूरी तरह से सॉल्व हो जाएगा तो आपको लिमिट पुट अप करना है। ये जो x है ना, एक बार उसमें अपर लिमिट डालना है और उसी x में एक बार लोअर लिमिट डालना है। मतलब फॉर्मूला ये है, जब आपका इंटीग्रेशन हो जाए, ध्यान सुनना, जब आपका इंटीग्रेशन हो जाए तो आप अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को क्या करेंगे, माइनस। आई रिपीट, जब आपका इंटीग्रेशन हो जाएगा तब आप अपर लिमिट में से किसको माइनस करेंगे, लोअर लिमिट को माइनस करेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा बताओ, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये माइनस कॉस एक्स है, तो एक बार अपर लिमिट डालेंगे और एक बार लोअर लिमिट डाल के माइनस करेंगे। तो ये माइनस ऐसे ही रखता हूँ, कॉस एक्स की जगह यहाँ पर अपर लिमिट क्या है, π/2 माइनस लोअर लिमिट पुटअप करनी है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर देखो एक ब्रैकेट ऐसे बना लेते हैं अंदर की तरफ, तब याद है यहाँ पर कॉस का एक माइनस है और ये फॉर्मूले का माइनस है। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है ना,
तो ये माइनस ये x की जगह क्या आएगा 0 आ जाएगा। ठीक है, इतना हो गया। 90 है, cos 90 का वैल्यू आप क्या पुटअप करेंगे, 0 है उसका वैल्यू, तो 0 पुटअप कर दो। ये माइनस वैसे का वैसे ही है, ठीक है, ये वाला माइनस वैसे का वैसे ही। अब ये माइनस cos 0 क्या होता है 1 होता है, और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा 1। ठीक है, और 0 की कोई साइन नहीं होती, तो अल्टीमेटली आंसर क्या आ रहा है 1 आ रहा है। यानी कि इंटीग्रेट कर दिया, इंटीग्रेट करने के बाद आपको आंसर क्या मिला, आपको आंसर 1 मिला। अगर यानी कि आपको आंसर 1 मिला है, देयरफॉर रैंडम वेरिएबल x क्या होगा, इज ए PDF। क्या होगा, PDF होगा। ध्यान से देखना, मैंने क्या बताया था, मैंने यहाँ पर ये बताया कि इसका वैल्यू 0 हो गया, 0 की विद माइनस साइन इसको साइड में छोड़ दो, ये 1 आया, और ये माइनस तो वैसे ही था क्योंकि cos 0 + 1 होता है ना, तो ये 1 वैसे ही था, ये माइनस और ये माइनस क्या हो गया, ऐड अप हो गया। तो होपफुली आपका पहला सम था। ठीक है, तो आपको समझने आया होगा। अब सेकेंड सम की तरफ जाते हैं। मैंने एकदम स्लोली और डिटेल में बताने की कोशिश करी है तुमको ये सम। देखो तुम्हारा इंटीग्रेशन पूरी मतलब तुमने स्टार्ट नहीं किया वो ठीक है, बट बेसिक इंटीग्रेशन तुमको आना चाहिए इसके लिए, और कुछ नहीं। और फॉर्मूला खाली याद रखो क्या है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इतना बस बेसिक सा याद रखो तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन की तरफ चले। सेकेंड क्वेश्चन देखो क्या है। सेकेंड क्वेश्चन आपको कह रहा है कि f ऑफ x आपको क्या दिया हुआ है। सेकेंड क्वेश्चन में आपको f ऑफ x दिया हुआ है x। ठीक है, अब ध्यान से देखो वहां क्या दिया हुआ है। उसने दो चीजें कही है, फॉर 0 to x to between x is between 0 to 1, और यहाँ पर ये दिया हुआ है आपको, ठीक है, f ऑफ x इज इक्वल टू x है फॉर 0, तो x इज बिटवीन 0 and 1, और f ऑफ x का वैल्यू दूसरा है 2 - x हो जाएगा, यानी कि ये वैल्यू चेंज हो जाएगा। फिर ये किसके लिए होगा, ये होगा 1 to 2 के लिए। ठीक है, फेयर इनफ। अच्छा, तो आपको पता लगाना है रैंडम वेरिएबल x PDF है या नहीं। अगर आप ध्यान से देखेंगे दोनों में f ऑफ x एक ही कॉमन फंक्शन है, तो अगर f ऑफ x में एक ही कॉमन फंक्शन है, तो यानी कि टोटल फंक्शन क्या होगा, टोटल फंक्शन 0 से 2 होगा। यानी कि हम 0 से 2 तक का इंटीग्रेशन करेंगे दोनों फंक्शंस को लेकर, और चेक करेंगे कि आंसर 1 आता है या नहीं आता है। ठीक है, तो सबसे पहले लिखेंगे कैसे सोल्यूशन में, बताओ। सबसे पहले सोल्यूशन में हम लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ व्हाट, f ऑफ x dx 0 to 2 बराबर। अब उसको 0 to 2 में आप दो तरह से बांट सकते हो। कैसे बांट सकते हो बताओ। एक तो होगा 0 से लेके 1 तक का इंटीग्रेशन, जिसमें क्या है बताओ, x dx है, और दूसरा इंटीग्रेशन आपका होगा 1 से लेके 2 तक, जिसमें क्या है 2 - x dx है। इन सबको अपनी अपनी तरह से आपको इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेशन ऑफ x क्या होगा मालूम है ना, इंटीग्रेशन ऑफ x रेस टू n क्या होता है, x रेस टू n + 1 अपॉन n + 1। तो इंटीग्रेशन ऑफ x निकालोगे तो क्या होगा, यहाँ 1 है, तो 1 + 1 कितना होगा 2, तो रेस टू में 2 आएगा, तो नीचे भी क्या आएगा 2 आएगा। तो यहाँ पर ये कैसे दिखेगा बताओ, 0 to 1, ये होगा x² अपॉन 2। ये आपका इंटीग्रेशन हो गया, तो मैंने साइन को क्या कर दिया, यहाँ पर हटा दिया। ठीक है, इतना समझ गए। अब यहाँ पर देखो इंटीग्रेशन कैसे होगा। यहाँ इंटीग्रेशन करने के लिए आपको ये अलग करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे कितने टर्म है, 2 टर्म है। तो 1 से 2 dx का इंटीग्रेशन अलग होगा, -1 से 2 x dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, अलग होगा। समझ गए यहाँ तक। इसको वैसे ही रखो, लिमिट एक साथ पुटअप कर लेना, 0 to 1 कर सकते हो पुटअप, अभी के लिए बोल रहा हूँ। ये क्या होगा, x² अपॉन 2 हो जाएगा। यहाँ क्या होगा, यहाँ पर अगर देखोगे तो 2 तो कांस्टेंट है, तो उसको बाहर भेज दो, तो इंटीग्रेशन किसका होगा, 1 से 2 dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा बराबर। यहाँ पर इंटीग्रेशन कर सकते हो आप, जैसे x का इंटीग्रेशन यहाँ हुआ, यहाँ x का इंटीग्रेशन क्या होगा बताओ, 1 से 2 हो जाएगा, x का इंटीग्रेशन क्या होगा, x² अपॉन 2। समझ गए, इंटीग्रेशन हो जाता है, dx भी हट जाता है और इंटीग्रेशन की साइन भी हट जाती है। लास्ट पार्ट इसका इंटीग्रेट कर लेते हैं। यहाँ पर ये होगा x² अपॉन 2, ये 0 से 1 + 2 इंटीग्रेशन ऑफ dx, बहुत छोटे छोटे dx है, सबको ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। तो ये हो जाएगा x हो जाएगा, और यहाँ क्या है 1 to 2 है, माइनस यहाँ पर ये 2 to 1 था, और यहाँ पर क्या था, x² अपॉन 2 था। सबका इंटीग्रेशन कंप्लीट हो गया। अब इंटीग्रेशन अगर आपका कंप्लीट हो गया तो आप क्या करेंगे, वैल्यूज को पुटअप करेंगे। वैल्यूज को पुटअप करेंगे तो क्या होगा, आपको मालूम है इसके अंदर आपको अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुटअप करनी है। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट यानी कि इस x में
एक जगह 1 पुटअप होगा एक बार, और इसी x में एक बार क्या पुटअप होगा 0। तो ये कैसा दिखेगा बताओ, ये कुछ ऐसा दिखेगा। अगर यहाँ पर 1 पुटअप किया तो ऐसा दिखेगा 1 स्क्वायर अपॉन 2, ये अपर लिमिट हो गई, माइनस लोअर लिमिट में क्या आएगा बताओ 0 स्क्वायर अपॉन 2 हो गया। अपर लिमिट माइनस लिमिट इसकी हो गई। अब इस पर आ जाओ, इसमें 2 एक ही बार है तो 2 को एक ही बार लिखो। यहाँ पर ये x है, x में एक बार 2 आएगा और x में एक बार क्या आएगा 1 आएगा। तो ये कैसे लिखेंगे बताओ, यहाँ होगा 2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट x की क्या आएगा 1 आएगा। तो ये लिख दिया प्लस, ये हो गया। अब इसके बाद यहाँ आ जाओ, अब यहाँ पर एक बार 2 पुटअप करेंगे और वहीं पर 1 पुटअप करेंगे। तो अगर 2 पुटअप करेंगे तो क्या होगा बताओ 2 स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा बराबर, माइनस अब इसी में जैसे 2 पुटअप किए तो क्या पुटअप करेंगे 1 स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा। समझ में आया। अब इसको सॉल्व करते हैं। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखो क्या होगा, ध्यान से पहले ब्रैकेट को सॉल्व करो। 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 अपॉन 2, माइनस 0 का स्क्वायर 0, 0 को 2 पार्ट्स में डिवाइड करोगे भी तो कितना आएगा 0 ही आएगा। तो 0 अपॉन 2 कितना हो जाएगा 0, तो उसको हटा दो तो हट गया। तो यहाँ पर कितना है 1 अपॉन 2 प्लस 2 माइनस 1 कितना होगा 2, 2 अंदर 2 कितना होगा 2 हो जाएगा, प्लस 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 4 अपॉन 2 करेंगे तो ये 4 है, ठीक है, 2 का स्क्वायर 4 हो गया और ये 4 अपॉन 2 हो जाएगा। अब 4 अपॉन 2 को डिवाइड करोगे तो 2 अंदर 2 2 था, यानी कि अल्टीमेटली कितना आएगा 2 आ जाएगा बराबर। यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 हो जाएगा और ये अपॉन में क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो ये माइनस 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, और 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। यानी कि इसको ऐड करके कितना आ रहा है 4 आ रहा है। हमें टोटल ऐड करके कितना चाहिए होता है 1 चाहिए होता है, तो 1 आ नहीं रहा, देयरफॉर क्या आएगा बताओ, रैंडम वेरिएबल x इज नॉट ए पीडीएफ। ठीक है, समझ में आया होगा। सबसे पहले इंटीग्रेशन करना है, बेसिक जो इंटीग्रेशन होता है वो इंटीग्रेशन आपको करना है। उसके बाद आपको चीज़ों को सॉल्व करना है और वैल्यू पुटअप करनी है। याद रखो लिमिट पुटअप करते वक्त हमेशा अपर लिमिट में से क्या माइनस करेंगे, लोअर लिमिट को माइनस करेंगे। ठीक है, इसी में थर्ड सम में वो देखते हैं। तो हम थर्ड सम की तरफ मूव करते हैं। देखो थर्ड सम क्या है। थर्ड सम जो है हमारा, थर्ड सम में हमारा f of x इज इक्वल टू 2 है, 0 to 1 लिमिट लेंगे। ठीक है, थर्ड सम f of x इज इक्वल टू 2 फॉर x लाइज बिटवीन 0 to 1 दैट इंक्लूड 0 to 1। ठीक है, चेक करना है ये पीडीएफ है। सेम वही चीज़ बताओ क्या करेंगे, सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे। इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ f of x dx करेंगे। 0 से कहाँ तक लेंगे 1 तक लेंगे, तो ये हो जाएगा 0 से 1। f of x है क्या 2 dx है, तो ये ले लेंगे, 2 बाहर कर देंगे, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 क्या होगा dx हो जाएगा। अभी हमने देखा कि dx का इंटीग्रेशन क्या होता है x होता है, ये क्या होगा 0 से 1 तक होगा। अब ये यहाँ पर हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे बताओ, ये 2 होगा। अब लिमिट पुटअप करेंगे, अब इसी x में एक बार 1 पुटअप करेंगे, इसी x में एक बार 0 पुटअप करेंगे, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो यहाँ 1 माइनस 0, 1 माइनस 0 कितना होगा 1 और 2 1 2 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। कंक्लूजन आपके हाथ में। यहाँ पर इंटीग्रेशन करके 1 नहीं आ रहा है तो रैंडम वेरिएबल x क्या है पीडीएफ नहीं है। समझने आया होगा, काफ़ी सिंपल सा है ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यही सारी चीज़ आपको मतलब ऑलमोस्ट स्टार्टिंग के 5 सम जो है उसमें यही सारी चीज़ें आपको करनी है। तो अब हम नेक्स्ट सम की तरफ जाते हैं। हमारा जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो ये है, सेकेंड क्वेश्चन। फॉर द फॉलोइंग पीडीएफ ऑफ रैंडम वेरिएबल x, f of x is 1 x upon 8 where x lies between 0 to 4 and equals to 0 otherwise। आपको प्रोबेबिलिटी निकालना है x लेस देन 1.5। 3 तरह से प्रोबेबिलिटी निकालना है जो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। आपका सेकेंड सम है, f of x आपको दिया है x अपॉन 8, कितना है वो x अपॉन 8 दिया हुआ है आपको। ठीक है, और आपको ये दिया है कि जो x लाई कर रहा है वो 0 से 4 के बीच में लाई कर रहा है। ठीक है, और यानी अगर ये 0 से 4 के बीच में नहीं होगा तो क्या होगा 0 होगा। मतलब क्वेश्चन को भी समझ लो,
इसका जो वजूद है, इसका जो एग्जिस्टेंस है वो 0 to 4 की लिमिट के बीच में ही है। इसके अलावा कहीं पर भी इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, 0 आएगी। जो भी दिया हुआ फंक्शन की वैल्यू 0 होगी। अच्छा, आपको पहला क्या निकालना है, आपको पहला ये निकालना है प्रोबेबिलिटी x लेस देन 1.5, पहला आपको ये निकालना है, ठीक है। दूसरा आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी x लाइज बिटवीन 1 and 2। तीसरा आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन 2 का निकालना है, ठीक है। एक एक करके देखते हैं। सिर्फ लिमिट का खेल है और कुछ भी नहीं, बाकी सारी चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। हाँ, सोल्यूशन देखो, पहला वाला प्रोबेबिलिटी x लेस देन 1.5, यानी कि आपको मैक्सिमम लेस देन 1.5, यानी कि आपको 1.5 से कम तक जाना है, ठीक है। तो आप मैक्सिमम उसको 1.5 तक लेकर जाएंगे, ठीक है। इसका कंसेप्ट देखो, मैं क्लासरूम में समझा सकता हूँ कि लेस देन 1.5 बोला है तो 1.5 से कम लेना चाहिए, पर मैं उसको मैक्सिमम 1.5 लूंगा। ये ऐसा क्यों लूंगा, तो इसके ऊपर मेरे को एक सेपरेट वीडियो बनाना पड़ेगा। पर याद रखो, अगर लेस देन 1.5 दिया तो यानी कि मैक्सिमम कहाँ तक जाओगे, 1.5, और मिनिमम कहाँ से शुरू होगा, तो लिमिट यहाँ से निकालो। मिनिमम वो कहाँ से शुरू हो रहा है, 0 से शुरू हो रहा है, यहाँ क्या आएगा, 0 आएगा, यानी 0 से लेके लेस देन 1.5 यानी कि यहाँ तक। और आपका इंटीग्रेशन क्या होगा बताओ, f of x dx, ठीक है। इतना समझ गए। अब इतना समझने के बाद इंटीग्रेशन का वैल्यू लिखते क्या है, 0 to 1.5 है। f of x क्या है बताओ, x upon 8 dx है। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा, इसके इंटीग्रेशन में आप करेंगे 1/8 को बाहर कर दो आसानी के लिए, वो बाहर हो गया, तो 0 to 1.5 x dx का इंटीग्रेशन। x dx का इंटीग्रेशन हमें मालूम है कैसे निकालेंगे। x का इंटीग्रेशन क्या होगा, x रेज़ टू n का इंटीग्रेशन क्या होता है, बोलो, x रेज़ टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 होता है। तो ये क्या होगा बताओ, ये हो जाएगा x स्क्वायर अपॉन 2, और यहाँ होगा 0 to 1.5। ये 2 को बाहर कर दो यहाँ से, तो 8 2 का कितना हो जाएगा, 16, ये बाहर हो गया। यहाँ पर क्या बचेगा बताओ, x स्क्वायर, और यहाँ क्या बचा 0, और यहाँ पर 1.5। चाहिए तो इसको 2 को रख सकते हो, कोई हर्ज नहीं है, कैलकुलेशन में आसानी होगी इसीलिए किया। तो 1/16 हो गया। अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को माइनस करो, यानी इस x में एक बार 1.5 पुटअप करेंगे, एक बार 0 पुटअप करेंगे, तो ये क्या होगा बताओ, 1.5 का स्क्वायर होगा। यहाँ किसका स्क्वायर होगा, 0 का स्क्वायर होगा। ये क्या होगा बताओ, 1/16 होगा। 1.5 का स्क्वायर कितना होगा, 2.25। 0 का स्क्वायर कितना होगा, 0। तो ये आंसर आ जाएगा 2.25 माइनस 0 कितना होगा, 2.25/16। ये ऐसे ही छोड़ रहा हूँ क्योंकि पीछे आई थिंक टेक्स्ट बुक में यही आंसर है, यहीं तक है। अगर इसके आगे होगा तो उसको प्लीज सॉल्व कर लेना, मेरे को जहाँ तक अंदाजा है यहीं तक आंसर है इसका। तो ये पहला पार्ट हो गया इसका, जहाँ पे आपको प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी थी, लेस देन 1.5 की। होप सो ये समझा होगा, तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका। आगे बढ़ते हैं। तो ये पहला सवाल हो गया आपका इसके अंदर। अब आपका इसमें दूसरा क्वेश्चन क्या है, इसमें आपका दूसरा क्वेश्चन है, आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है x की 1 और 2 के बीच में। अब अपर लिमिट लोअर लिमिट दोनों दिया हुआ है, तो निकाल लो। इंटीग्रेशन आप क्या कहाँ से कहाँ तक करेंगे, 1 से लेकर 2 तक। कौन से फंक्शन का, इसका ही, f of x dx का, तो कर दो। तो 1 से 2, f of x क्या है आपके पास, x/8 है, dx है। अभी पीछे जैसे किया था सेम वैसे ही करना है। कैसे होगा, 1/8 को बाहर ले लो कैलकुलेशन इजी करने के लिए। इंटीग्रेशन किसका होगा, x dx का इंटीग्रेशन होगा। लिमिट क्या होगी, 1 से 2 तक की लिमिट होगी। यहाँ पर क्या होगा, 1/8 होगा। अब इसके अलावा x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, अगेन x²/2, सेम जो किया था, बस ये 2 को बाहर भेज दो तो 8 2 16 हो जाएगा। क्या बचेगा यहाँ पर, x² बच जाएगा। यहाँ क्या है, 1 और 2 है, ठीक है। तो ये 1/16 हो गया। x की क्या आएगा, 2 आएगा, तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर। अपर लिमिट एक बार लिखते हैं और उसी जगह पर क्या लिखते हैं, लोअर लिमिट माइनस, फिर इसमें क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे और इसको माइनस करेंगे। 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4 माइनस 1 होगा। यहाँ पर 4 माइनस 1 कितना होगा, 3 होगा। तो ये कितना आएगा, 3/16। तो ये आपका सेकेंड आंसर आएगा, जो कि 3/16 है। अब हम जाएंगे इसके लास्ट पार्ट पर। इस क्वेश्चन का जो सी पार्ट है वो देखेंगे। तो यहाँ तक होने के बाद इसके सी पार्ट पर आते हैं। इसका जो सी पार्ट है वो है x ग्रेटर देन 2 के लिए। x ग्रेटर देन 2 के लिए कैसे करेंगे, मतलब आपका अब फंक्शन जाना है 2 से बड़ा, तो 2 से बड़ा जाना तो मिनिमम 2 से शुरू करना पड़ेगा। 2 से बड़ा, अब 2 से बड़ा इनफाइनाइट नहीं जा सकते, क्योंकि हमारा फंक्शन कहाँ से कहाँ लाई करता है, 0 से 4 पे, तो मैक्सिमम कहाँ तक जाओगे,
4 तक जाओगे, यहाँ आएगा एफ ऑफ एक्स डी एक्स, तो ये हो जाएगा 2 से 4, सेम वही चीज जो हमने करी थी x अपॉन 8 dx, ठीक है। फिर इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन 8 बाहर हो जाएगा, ठीक है। इंटीग्रेशन किसका आएगा x dx का इंटीग्रेशन होगा, लिमिट क्या होगी आपके पास 2 से 4 तक, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बताओ, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा, और लिमिट यहाँ पुटअप करेंगे क्या है 2 से 4 तक, ये इसको बाहर कर दो मिल जाएगा 16, यहाँ क्या बचेगा एक्स स्क्वायर, यहाँ क्या आएगा 2 और 4, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 16, 2 का यहाँ पर आपको वैल्यू पुटअप करना है, तो एक बार आप 4 पुटअप करो तो यहाँ 4 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर आप 2 को पुटअप करो तो ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा, फेयर इनफ। अब आगे देखेंगे आप, तो 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, बराबर, ये समझने आ रहा है ना। एक बार इसी को पुटअप किया, यहाँ पर इसी को पुटअप किया, अब इसको सॉल्व करेंगे तो आगे क्या होगा बताओ, सॉरी इसको आगे अगर आप सॉल्व करते हैं तो आपको मिलेगा ये 1/16 हो जाएगा, 16 माइनस 4 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 3 सा 4 4 सा, फाइनल आंसर आपका क्या होगा 3/4। होपफुली ये भी आपको समझ में आएगा, कुछ नहीं है, हर सब में यही है, आपको लिमिट्स ढूंढनी है, लिमिट्स ढूंढ के पुटअप करना है, सही इंटीग्रेशन करना है और लिमिट्स पुटअप कर देनी है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहते हैं हमारा, क्वेश्चन नंबर 3 जो है हमारा वो देखो, तो ये तो हो गया था, सॉरी हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था। क्वेश्चन नंबर 4, अच्छा क्वेश्चन नंबर 3 में एक और एक पार्ट है, उसको भी देखना है, नहीं हाँ, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 जो है टोटल वो देखो यहाँ पर, उसके अंदर 3 पार्ट है, तीनों पार्ट आपको देखना है। आपको पहले तो ये दिया हुआ है कि इट इज नोन दैट द एरर इन मेजरमेंट ऑफ अ रिएक्शन इन टेम्परेचर फॉर अ सर्टेन एक्सपेरिमेंट इज गिवन, ठीक है, उसको अवॉइड करो, इतना इंफॉर्मेटिव नहीं है वो, इतना ज़रूरी नहीं है, मेन चीज़ जो करनी है उस पर आता है। आपको एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है, आपको यहाँ पर एक फंक्शन डिफाइन किया है कि एक्सपेरिमेंट में एक तरह से जो रिएक्शन हुआ है तो उसका एक एरर मेजरमेंट है, तो उसके लिए एक फंक्शन उसने लगा दिया कि एरर मेजरमेंट के बाद ये फंक्शन बन गया, वो है एक्स स्क्वायर अपॉन 3, और उसका रेंज कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है, वो लाई कर रहा है -1 से लेकर 2 के दरमियान, ठीक है, एक्स स्क्वायर अपॉन 3। आपको पहला वेरीफाई करना है कि ये पीडीएफ है या नहीं, ठीक है, एक एक करके करते हैं, पहला वेरीफाई कर देंगे पीडीएफ है। पीडीएफ को वेरीफाई करने के लिए क्या कहा था मैंने, फंक्शन के लोअर लिमिट से लेकर अपर लिमिट तक इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेट करके अगर आपको आंसर 1 मिल रहा है तो पीडीएफ होगा, नहीं मिल रहा है तो नहीं होगा, ठीक है। तो उसको वेरीफाई करने के लिए आप सबसे पहले क्या करेंगे, क्या फर्स्ट के लिए इंटीग्रेट करेंगे किसको, एफ ऑफ एक्स को dx के साथ, यहाँ पर आपको इंटीग्रेट करना है, लोअर लिमिट क्या है -1 से लेकर 2 तक, इंटीग्रेट कर दो तो -1 से 2 तक, एफ ऑफ एक्स लिख दो क्या है एक्स स्क्वायर अपॉन 3 है, और यहाँ क्या है dx है, 1/3 को बाहर कर दो, 1/3 अगर आपका बाहर हो गया तो यहाँ क्या बचेगा -1, यहाँ 2 बचेगा, ये क्या होगा एक्स स्क्वायर dx होगा, बराबर। मैंने कहा था एक्स रेज़ टू n का इंटीग्रेशन क्या होगा, पावर में ऐड 1 करना है और जो पावर बनेगा उसको नीचे भी लिखना है, बराबर। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये 1/3 हो जाएगा, ये -1 से 2 था, सॉरी इंटीग्रेशन कर देते हैं अब की बार, तो अगर ये इंटीग्रेशन कर देंगे तो ये क्या होगा बताओ, एक्स क्यूब अपॉन 3 हो जाएगा, 2 था ना तो 2 + 1 और डिनोमिनेटर में भी 2 + 1, यहाँ क्या होगा -1 से लेकर 2 तक। कैलकुलेशन आसान करने के लिए इस 3 को बाहर कर दो, तो 3 3 से कितना हो जाएगा 9 है ना, ये 3 और ये 3, यहाँ पर क्या बचेगा बताओ, यहाँ बचेगा एक्स क्यूब है, यहाँ क्या है 2 है और यहाँ क्या है 1 है, -1 है सॉरी। अब इसके बाद 1/9 ले लिया, अब यहाँ पर x की जगह आपको वैल्यू पुटअप करना है तो पहले अपर लिमिट पुटअप करो, तो यहाँ पर क्या होगा 2 का क्यूब होगा, माइनस आपको लोअर लिमिट पुटअप करना है, ध्यान से लोअर लिमिट -1 है और उसको आप इस जगह पे पुटअप करें तो इसका भी क्या होगा क्यूब होगा, यहाँ तक होने के बाद ये 1/9 हो गया, 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8, ये माइनस वैसे का वैसे, -1 का क्यूब करना है याद रखो, तो माइनस साइन बरकरार रहेगी यहाँ पर, तो ये -1 वैसे का वैसे, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 8 + 1 कितना हो जाएगा 9, और 9 9 कैंसिल हो गया, आपका आंसर क्या आ रहा है 1 आ रहा है।
कंक्लूजन आपके हाथ में है। अगर आंसर 1 आएगा तो आपका रैंडम वेरिएबल जो आप लेंगे वो क्या कहलाएगा, आपका PDF कहलाएगा। ठीक है, सिंपल सा इंटीग्रेशन है, आपको समझने आया होगा। चलो इसके नेक्स्ट पार्ट पर जाते हैं। फंक्शन यही है, अब इसका नेक्स्ट पार्ट देखो क्या है, चेक करना है एग्जाम में अगर वो PDF है या नहीं, वो सबसे आसान पार्ट होता है, तो उसको देखना है हमको। अब इसके नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं हम, इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट में इसको कहा है आपको इसको फाइंड आउट करना है, इसकी प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है 0 से लेकर 1 के बीच में। ठीक है, हाँ इसका टेंशन मत लेना, यहाँ पर ये इक्वल टू की साइन है या नहीं। ठीक है, रेंज के लिए चाहोगे तो एक अलग से समझा दूंगा किसी दिन अलग से कि रेंज क्या होती है पूरी तरह से। अब यहाँ पर फिलहाल कॉन्सेंट्रेट करते हैं, 0 से कहाँ तक जाना है, 1 तक। f(x) dx ले लो और फटाफट से इंटीग्रेट कर लो। तो 0 से 1 हो गया, ये क्या होगा बताओ, x²/3, ये क्या होगा, dx होगा। 1/3 आप बाहर ले लो यहाँ से, ये क्या होगा 0 से 1, ये क्या होगा x² dx, ये करना है आपको। यहाँ तक होने के बाद आप क्या करेंगे, ये 1/3 आपका बाहर हो गया था, x² का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा x³ जो पीछे कर चुके हम लोग बराबर। और यहाँ क्या है 0 से 1, ये 3 3 9 बाहर कर दो इसको कैलकुलेशन आसान करने के लिए। क्या बचा है यहाँ पर, x³ बचा है, और यहाँ क्या है 0 से 1 है, ये 1/9 है। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना है, पर अपर लिमिट पुटअप करो 1 का क्यूब माइनस 0 का क्यूब। सो 1 का क्यूब कितना होगा, 1 होगा, और यहाँ 0 का क्यूब कितना होगा 0, 1 माइनस 0 कितना होगा 1, और ये मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 1/9। ये आपका क्या हो गया, यहाँ पर फाइनल आंसर कितना आ गया 1/9 आ गया। तो होपफुली ये समझा होगा आपको। अब चलेंगे आगे, सेम तरह के क्वेश्चन है, आपको देखना है फंक्शन को और बाद में जाके उसको क्या करना है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके इंटीग्रेट करना है। एक ही तरह के हम रिपीटेटिव क्वेश्चंस करे जा रहे हैं बार बार। इस क्वेश्चन का लास्ट सेगमेंट देखते हैं कि इसका लास्ट सेगमेंट क्या है। आपको थर्ड वाले में थोड़ी सी अजीबोगरीब उसने डिमांड किया है, शायद आपको समझ नहीं आया, तो ध्यान से देखो क्या है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट x इज नेगेटिव। ठीक है, उसने कहा है कि जो x है हमारा, एक्चुअली x ये है, ये प्रोबेबिलिटी क्या होनी चाहिए, x क्या होना चाहिए नेगेटिव, मतलब x की वैल्यू क्या आनी चाहिए, नेगेटिव आनी चाहिए। अब ध्यान से देखो हमारा रेंज क्या है, हमारा रेंज है -1 से 2 के दरमियान, है ना। तो अगर मैं नॉर्मली नंबर लिख लूँ, मतलब खाली इंटीजर्स लिख लूँ, तो क्या होंगे, -1 होगा, फिर 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा। अगर यहाँ पर आओगे तो क्या है, पॉजिटिव है, और 0 से छोटे नंबर्स क्या होंगे, यहाँ पर नेगेटिव होंगे। यानी x का जो नेगेटिव वैल्यू होगा वो शुरू तो होगा यहीं से, खत्म कहाँ होगा, 0 से कहीं पहले खत्म होगा, 0 से पहले खत्म होगा, पर हम जाएंगे कहाँ तक, 0 तक जाएंगे। ठीक है ना, मतलब हम 0 के करीब करीब पहुंच गए तो हमें 0 को कंसिडर करना पड़ेगा कैलकुलेशन स्पेसिफिकेशन के लिए। आप बोलेंगे मैं -0.999 तक जाऊंगा, तो आप ले सकते हो उसको, बट एग्जैक्ट आंसर आपको चाहिए तो आपको एक इंटीजर वैल्यू लेना पड़ेगा उसके लिए। आप कैलकुलेटर में इंटीग्रेशन को तो कैलकुलेट नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो यानी कि x मेरा नेगेटिव कहाँ होगा, -1 से 0 के दरमियान में, क्योंकि अगर मैं यहाँ आ गया तो मेरा x का वैल्यू 1 हो जाएगा, और x का वैल्यू यहाँ पर क्या है पॉजिटिव, 2 पर भी क्या है पॉजिटिव। तो यानी कि थर्ड वाले में मुझे रेंज नहीं दी हुई है, पर मैंने अपने समझ से रेंज को बनाया। मैंने क्या रेंज बनाया, वो रेंज क्या होगी, -1 से लेकर कहाँ तक होगी, 0 तक होगी। ठीक है, अच्छा देखो अब इसको क्या करेंगे हम, अब इंटीग्रेशन करेंगे -1 से लेके कहाँ तक, 0 तक, और यहाँ क्या होगा f(x) होगा, और ये क्या होगा dx होगा। तो ये होगा -1 से लेके 0 तक, यहाँ क्या होगा बताओ, x²/3 होगा, और ये क्या होगा dx होगा। ठीक है, तो यहाँ पर 1/3 को बाहर कर दो, और यहाँ क्या होगा बताओ, -1 से लेकर 0 तक, यहाँ क्या होगा x² dx होगा। ठीक है, फेयर इनफ। यहाँ तक होने के बाद हम क्या करेंगे, देखो यहाँ तक होने के बाद 1/3 हो जाएगा, 1/3 होने के बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर आपको x² का इंटीग्रेशन करना तो ये क्या हो जाएगा x³ जो बार बार हमने किया है, और -1 से लेके 0 तक, इसी को बाहर कर दो, 3 3 का 9 हो गया। यहाँ क्या बचा, x³ बच गया 0 से -1 की तरफ, तो 1/9 हो गया। यहाँ क्या हो जाएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी 0 का क्यूब माइनस -1 का क्यूब हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 1/9, 0 का क्यूब क्या होगा 0, -1 का क्यूब -1 होगा, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1, 0 + 1 क्या होगा 1, और 1 में 1/9 मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 1/9 आएगा। ठीक है,
तो ये आपका थर्ड सम का थर्ड पार्ट था जो आपको समझा होगा, ठीक है। अब हम जाएंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपके पास ये फंक्शन दिया हुआ है। इस फंक्शन को देने के बाद आपको पूछा है कि आपको k का वैल्यू निकालना है और एक रेंज दी है आपको, इस रेंज के बीच में अगेन इस फंक्शन की प्रोबेबिलिटी को निकालना है। एक क्लासिक क्वेश्चन है, एग्जाम में ज़रूर पूछा जाता है k निकालने के लिए। आप ऐसा सोच कर ही जाइए कि एग्जाम में आपको ऐसे टाइप का क्वेश्चन मिलेगा जहाँ बोलेगा कि k निकालना। k निकालने बोला है तो यानी ऑटोमेटिकली क्वेश्चन में मेंशन होगा कि ये पीडीएफ है। अगर पीडीएफ होगा तो हमें क्या पता होता है बताओ? अगर हमें मालूम है कोई फंक्शन पीडीएफ है तो हो रहा कंटिन्यूस रेंज ऑफ इंटीग्रेशन, हम क्या मानकर चलते हैं? हम ये मानकर चलते हैं कि उसकी लोअर लिमिट से अपर लिमिट तक हम इंटीग्रेट करेंगे अगर उस फंक्शन को, तो आंसर क्या मिलेगा हमको? 1 मिलेगा। तो इसके लिए भी हम यही करेंगे। इसके लिए जो हमारा पार्ट होगा सोल्यूशन के लिए, पहले पार्ट के लिए हम यही करेंगे। फाइंड के करने के लिए हमें मालूम है कि अगर मैं एफ ऑफ एक्स को, इसकी लोअर लिमिट क्या है 0 से लेकर 2 तक अगर इंटीग्रेट करूं तो इसका आंसर क्या होगा? 1 होगा, क्योंकि ये एक पीडीएफ है क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन है। तो अब वैल्यूज को पुट अप कर दो। अब वैल्यूज क्या है? वैल्यूज यही है, 0 से 2 लेना है। एफ ऑफ एक्स आपका क्या है? के एक्स है। डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, बराबर। के एक कॉन्स्टेंट नंबर होगा, उसको बाहर कर लेते हैं। उसको अगर बाहर कर लेंगे तो यहाँ क्या होगा? इंटीग्रेशन 0 से 2 एक्स डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, सिंपल। इसके आगे क्या करेंगे? इसके आगे हम ये करेंगे कि के वैसे का वैसे ही है। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्या होगा? एक्स स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या है? 0 से लेकर 2 तक है, इज इक्वल टू यहाँ क्या है? 1 है। हमेशा हम कैलकुलेशन आसान कर लेंगे, नंबर को बाहर कर लेते हैं, तो ये के अपॉन 2 हो जाएगा। यहाँ क्या बचेगा? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। लिमिट क्या थी? 0 से 1 तक की लिमिट थी। तो अब इसको पुट अप कर दो लिमिट को। यहाँ पर x की क्या आएगा बताओ? 1 का स्क्वायर माइनस यहाँ x की क्या आएगा बताओ? 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ क्या होगा? 1 होगा। फेयर इनफ। तो यहाँ क्या होगा बताओ? k अपॉन 2 हो जाएगा। 1 का स्क्वायर क्या होगा? 1। 0 का स्क्वायर क्या होगा? 0 इज इक्वल टू क्या आएगा? 1। 1 माइनस 0 क्या होगा? 1। और इसको 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो k अपॉन 2 होगा। अभी 2 को यहाँ भेज दो तो k का वैल्यू बेटा क्या मिल जाएगा आपको? 2 मिल जाएगा। यानी आपको यहाँ से k का वैल्यू मिल गया, तो k का वैल्यू आपको क्या मिल गया? 2 मिल गया। अच्छा सॉरी यहाँ पर आपके पास यहाँ पर 2 है, उसको 2 लेना है। यहाँ पर मैंने उसको 1 कर दिया था, सॉरी। यहाँ पर क्या होगा? 2 हो जाएगा। यहाँ पर भी क्या होगा? 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 4k हो जाएगा। 4k होने के बाद ये 2 1 जा, ये 2 2 जा हो जाएगा। सो 2k इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो k का वैल्यू यहाँ से क्या मिल जाएगा आपको? 1 अपॉन। सो k का वैल्यू आपके पास क्या आ गया? 1 अपॉन 2 हो गया, ठीक है। अब आपको k का वैल्यू मिल गया 1 अपॉन 2, तो यहाँ पर 1 अपॉन 2 लेकर ही सेकेंड वाले को सॉल्व करेंगे हम, ठीक है। तो अब हम जाते हैं इसके सेकेंड पार्ट की तरफ। इसके सेकेंड पार्ट में क्या पूछा है? इसके सेकेंड पार्ट में आपको ये पूछा है अब आपको इस फंक्शन को इंटीग्रेट करना है, एफ ऑफ एक्स डी एक्स को कहाँ से लेकर 1/4 से लेकर 3/2 तक इंटीग्रेट करना है। फंक्शन क्या था? के एक्स था। के का वैल्यू क्या मिला? 1/2 मिला। तो बताओ ये 1/2 इंटू एक्स क्या हो जाएगा? x/2 हो जाएगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा? डी एक्स। ये 1/4 होगा, ये कितना होगा? 3/2 हो जाएगा। कैलकुलेशन आसान करने के लिए 1/2 को बाहर कर दो, तो ये 1/4, यहाँ पर 3/4, ये क्या हो जाएगा? एक्स डी एक्स हो जाएगा। यहाँ तक आने के बाद अब इंटीग्रेट कर दो इसको, 1/2 हो जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ x क्या होगा? एक्स स्क्वायर अपॉन 2 होगा। यहाँ क्या होगा? 1/4 से लेकर 3/4 तक। 2 को बाहर कर दो यहाँ से, 2 2 से कितना हो जाएगा? 4। यहाँ क्या बचेगा बताओ? एक्स स्क्वायर, यहाँ क्या होगा? 1/4, यहाँ क्या होगा? 3/4। तो ये 1/4 हो गया। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन यहाँ पर सॉरी लिमिट पुटअप करनी है, तो ये कितना होगा? 3/4 का स्क्वायर माइनस 1/4 का स्क्वायर। समझे ना ये पार्ट? एक्स में ये दोनों वैल्यूज को लिखनी है, ठीक है। यानी कि ये और ये 3 का स्क्वायर करेंगे आप तो 9 हो जाएगा। ये 16 हो रहा है, यहाँ 1 हो रहा है, ये भी 16 हो रहा है। डिनोमिनेटर आपके पास सेम है, डिनोमिनेटर सेम है तो 9 - 1 कर दोगे तो 8 हो जाएगा। 8/16 हो जाएगा। ये 1 जा, ये 2 जा हो जाएगा। आगे देखो यहीं पर सॉल्व कर देना, इसको नीचे नहीं लिख रहा हूँ, ध्यान से देखो।
तो ये 1/4 हो गया और यहाँ पर ये 1/2 हो गया, तो ये कितना आ जाएगा 1/8 हो जाएगा। तो ये 1/8 क्या होगा तुम्हारा फाइनल आंसर आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 4 के ये आपके स्टार्टिंग के 2 पार्ट हो गए। अब हम जाएंगे इसके नेक्स्ट पार्ट पर। क्वेश्चन नंबर 4 के जो नेक्स्ट 2 पार्ट है उसे सम्स काफ़ी लेंदी और एक सम के अंदर 3-3, 4-4 सम्स है, पर सबका क्राइटेरिया जो है वो एक ही है। अब यहाँ पर सेकेंड 4th का जो सेकेंड पार्ट है वहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपका फंक्शन भी बदल चुका है, आपका फंक्शन जो है वो दूसरा हो चुका है। तो वो चलो वो देखते हैं। तो आपका फंक्शन क्या हुआ है क्वेश्चन नंबर 4 के लिए? आपका फंक्शन ये हुआ है एफ ऑफ एक्स जो है वो है आपका के एक्स 1 माइनस एक्स है, ठीक है। और ये कहाँ से कहाँ तक रेंज कर रहा है? इसकी रेंज जो है वो है 0 से 1 के लिए। और आपको इसमें के तो निकालना ही क्योंकि फंक्शन बदल चुका है, तो आप इसमें के निकालेंगे। पहले के निकालने के बाद आपको फिर इसमें 2 चीज़ें और निकालनी है। पहला तो फाइंड के है आपके लिए, तो पहले के निकाल लेते हैं इसका, फिर आगे देखेंगे जो निकालना है, ठीक है। सोल्यूशन देखते हैं। तो इसका के कैसे निकलेगा? के निकालने के लिए आप क्या करेंगे? इंटीग्रेशन करेंगे इसका एफ ऑफ एक्स डी एक्स का, और इसका आंसर क्या आएगा? इक्वल टू 1 आएगा। और आप लिमिट कहाँ से लेंगे? 0 से लेके 1 तक की आपकी लिमिट होगी। तो 0 से 1 तक की लिमिट ले लीजिए। के एक्स इंटू 1 माइनस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। के को बाहर कर देंगे क्योंकि एक नंबर है, उसको बाहर कर दिया हमने। क्या बचा यहाँ पर? 0 से 1 एक्स इंटू 1 माइनस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू क्या होगा? यहाँ पर 1 होगा। सिंपल। अब इसको करने के लिए पहले इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लो सॉल्व करने के लिए। तो ये क्या हो जाएगा बताओ? एक्स 1 जा एक्स और एक्स इंटू एक्स क्या होगा? एक्स स्क्वायर। ये यहाँ तक हो गया। ये डी एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पर? समझे ना? ये एक्स से मल्टीप्लाई हो गया सॉरी, और ये एक्स इंटू एक्स क्या हो गया? एक्स स्क्वायर हो गया। यहाँ तक आने के बाद क्या करेंगे? यहाँ तक आने के बाद आप के को बाहर ही रखिए, ठीक है। अब इंटीग्रेशन करना है ध्यान से, एक बार एक्स का और एक बार एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना है। तो हम लोग डायरेक्टली इंटीग्रेशन यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ये 0 to 1 होगा। एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? अलग करके भी कर सकते हो अगर करना चाहो तो। एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? एक्स स्क्वायर अपॉन 2। बताया ना यहाँ क्या पावर है? 1 है, तो 1 रहेगा तो +1 और नीचे भी वही पावर रहेगा। यहाँ 2 है तो कितना हो जाएगा? 3। ये कितना हो जाएगा? एक्स क्यूब अपॉन क्या हो जाएगा? 3। 0 से 1 की लिमिट लिख चुके हो, इसी को क्या आएगा यहाँ पर? 1। ठीक है, यहाँ तक ध्यान से समझ में आ रहा है? अच्छा, अब यहाँ पर जब लिमिट पुटअप करोगे तो थोड़ा ध्यान से, यहाँ पर जब लिमिट पुटअप करोगे तो अपर लिमिट 1 है, तो ये टोटल में पहले अपर लिमिट आएगी। ऐसे मत कर लेना कि यहाँ पर 1 लिखा और यहाँ 0 लिखा माइनस कर दिया, नहीं। ये पूरे को मिलाकर एक अपर लिमिट होगी। समझाता हूँ क्या मतलब। 1 है ना, तो पहले 1 का स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 1 का क्यूब अपॉन 3। ये जो टोटल मिलाकर ये तुम्हारी पूरी अपर लिमिट का सब्स्टिट्यूशन है, समझे? माइनस लोअर लिमिट में। अब यहाँ पर तो ये लकीली 0 है तो कुछ होने वाला नहीं है, अगर आपने कोई कैलकुलेशन मिस्टेक भी कर दी तो। और यहाँ पर 0 का क्यूब अपॉन 3 और इसी इक्वल टू में क्या आएगा? यहाँ पर 1 आ जाएगा। ठीक है, समझे? तो ये पूरा अपर लिमिट हुआ, ये पूरा लोअर लिमिट हुआ। यहाँ तो पूरा 0 हो जाएगा पार्ट, तो इसको छोड़ दो, इस पर कॉन्सेंट्रेट करो सिर्फ। ये कितना हो जाएगा? 1/2, 1 का स्क्वायर 1 और 1 का क्यूब 1 अपॉन 3 इज इक्वल टू क्या आएगा? यहाँ पर 1 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लो, एलसीएम लेना तो एलसीएम ले लो, क्रॉस करना है क्रॉस कर दो। 3 1 जा 3, 2 1 जा 2, 3 - 2 कितना होगा? 1 और 3 2 जा कितना होगा? 6। यहाँ पर 1 आ जाएगा। ठीक है ना? अब ये हो जाएगा k अपॉन 6 इज इक्वल टू 1। k का वैल्यू आपको यहाँ से क्या मिल जाएगा? 6। तो आपका k का वैल्यू आ गया यहाँ पर, जो आपको k का वैल्यू चाहिए था, तो यहाँ पर आपको k का वैल्यू मिल गया 6। अब इसके 2 पार्ट जो बचे हैं वो फाइंड आउट करते हैं। तो k का वैल्यू आपका 6 है, तो आप याद रखेंगे k का वैल्यू 6 आने के बाद अब आपको यही फंक्शंस को इंटीग्रेट करना है। बट आपका पहला पार्ट क्या है? ये देखो, आपका पहला पार्ट इसमें जो इंटीग्रेट करना है वो आपको यहाँ से यहाँ तक इंटीग्रेट करना है। 1/4 से लेकर 1/2 के दरमियान, 1/4 से लेकर 1/2 के दरमियान में आपको इसको इंटीग्रेट करना है। ठीक है,
अब इसको इंटीग्रेट करेंगे 1/4 से 1/2 के दरमियान में, तो कैसे करेंगे बताओ? ये होगा एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ठीक है, ये होगा 1/4 से लेकर 1/2 के दरमियान में। हाँ, तो ये होगा 1/4 से लेकर 1/2, के की जगह 6 आ जाएगा, तो ये 6x इंटू 1 माइनस एक्स डी एक्स हो जाएगा। 6 को बाहर कर दो, तो ये हो जाएगा 1/4 से लेकर 1/2, एक्स वन जा एक्स, एक्स इंटू एक्स क्या होगा? एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, यहाँ तक समझ गए? ब्रैकेट बना लो यहाँ पर। अब यहाँ आने के बाद यहाँ तो 6 हो जाएगा आपका, यहाँ हो जाएगा 1/4, यहाँ हो जाएगा 1/2। अब आपका इंटीग्रेशन था, ये डायरेक्टली इंटीग्रेट ही कर लेते हैं। तो वही जो पहले क्या था, एक्स स्क्वायर अपॉन 2, ये क्या होगा? एक्स क्यूब अपॉन 3। ठीक है, अब यहाँ तक इंटीग्रेशन आपका कंप्लीट हो गया। अब आप लिमिट को पुटअप करो। लिमिट को पुटअप करेंगे तो ध्यान से पुटअप करना। कैसे करना है मैंने सिखाया था। एक्स की जगह आपको 1/2 लिखना है, तो 1/2 का स्क्वायर थोड़ा सा डायरेक्ट कर लेते हैं। 1/2 का स्क्वायर करना है, तो 1/2 का स्क्वायर कितना होगा? 1/4, और यानी कि 1/4 और ऑलरेडी डिनोमिनेटर में 2 है, तो ये 1/8 हो जाएगा। समझे? हाँ, अब इसके बाद यहाँ पर क्यूब करना है आपको। 1/2 का क्या करना है? आपको क्यूब करना है। तो 1/2 का क्यूब करोगे, 1/2 का क्यूब करोगे तो 1/2 का क्यूब कितना होगा? 1/8 होगा। ऑलरेडी यहाँ पर 3 है, तो कितना हो जाएगा? 24। ये पूरा अपर लिमिट का सब्स्टिट्यूशन हो गया। माइनस लोअर लिमिट पर आते हैं। लोअर लिमिट में आपको 1/4 पुटअप करना है, बराबर, यानी कि 1/4 का स्क्वायर कर लो। 1/4 का स्क्वायर कितना होगा? 1/16। ऑलरेडी डिनोमिनेटर में 2 है, तो कितना हो जाएगा? 32। ये 1/, कितना हो जाएगा? 32 माइनस। अब यहाँ पर 1/4 का क्यूब करना है, ठीक है ना? 1/4 का क्यूब करोगे तो 1/64 हो जाएगा, बराबर। और ऑलरेडी यहाँ पर नीचे क्या है? 3 है, तो इसको मल्टीप्लाई कर लो। 3 4 = 12 हो गया, 3 6 = 18, 18 + 1 कितना हो गया? 19। तो कितना हो रहा है? 192 है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 192। समझे? ये थोड़ा सा जो कैलकुलेशन यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब यहाँ पर एलसीएम ले लो। यहाँ पर एलसीएम लोगे तो 8 3 हो जाएगा, तो यहाँ 3 और यहाँ 3 से करेंगे, तो ये 3 हो जाएगा -1/24 हो जाएगा ये पार्ट। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर आप देखेंगे तो 32 है। 32 के लिए 4 से चेक करो, 4 2 नहीं होगा, 8 हो जाएगा। 6 से चेक करो, 6 2 = 12, 3 6 = 18 और 19, यानी कि 6 से हो रहा है। अगर ये 6 से हो रहा है तो यहाँ भी 6 से होगा, तो ये आ जाएगा आपका 6 - 1 अपॉन कितना आ जाएगा? 192। ठीक है, ये कितना होगा बताओ? ये हो जाएगा आपका 3 - 1 कितना होगा? 2, 2/24 होगा। 6 - 1 कितना होगा? 5, ये कितना होगा? 5/192 होगा। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ तक आने के बाद कैलकुलेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो। या तो ये देख लो 24 के टेबल में 192 कब आएगा? 24 के टेबल में 192 आने के लिए 3 से तो नहीं हो सकता, काफ़ी छोटा हो जाएगा। तो अगर हम चेक करेंगे 6 से तो 24 होगा, 7 से नहीं, 8 से चेक करते हैं। 4 8 = 32, 2 down 3 कैरी, 8 2 = 16 + 3 19, तो ये हो रहा है 8 सा। तो आप यहाँ भी 8 से करेंगे, यहाँ भी 8 से कर देंगे, बराबर। 8 से करिए तो यहाँ पर 8 से करो और यहाँ भी 8 से करो, तो 8 2 कितना हो जाएगा? 16। तो अगर 8 2 16 हो गया तो यहाँ कितना आ जाएगा? 16 आ जाएगा। और यहाँ ऑलरेडी 5 था, -5, और यहाँ कितना है? 192 है। 16 - 5 बेटा कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। 11/192 हो जाएगा। 6 1 = 6 3 = 18 हो गया, 18 हो गया। और ये 6 2 कितना हो जाएगा? 12, कितना आ जाएगा? 11/32। तो ये क्या होगा? आपका फाइनल आंसर होगा। कैलकुलेशन थोड़ा सा बड़ा है यहाँ पर, पिछले सम या पिछले लास्ट सिलेबस में जो था वो इतने बड़े बड़े कैलकुलेशन थोड़े से नहीं थे। ठीक है, अब बस इसका लास्ट पार्ट देख लेते हैं। थर्ड पार्ट जो है, थर्ड पार्ट लिखे कैलकुलेशन, खाली ध्यान से देखना, ध्यान से करने की कोशिश करो कैलकुलेशन। 1 से 2 बार करेंगे तो मिस्टेक्स नहीं होगी। सो लास्ट पार्ट जो है वो देखते हैं। तो इसका लास्ट पार्ट है, आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है x लेस देन, थर्ड पार्ट, x लेस देन 1/2। लेस देन 1/2 का मतलब मैं समझा चुका हूँ, जब भी लेस देन होगा तो अपर लिमिट पे डाल दो उसको। यानी कि मैं इंटीग्रेशन जो करूँगा
एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ये 1/2 पर जाएगा। लोअर लिमिट कहाँ से होगी? 0 से होगी। के का वैल्यू 6 है, तो क्या होगा बताओ? 6 1 माइनस एक्स डी एक्स और 0 से 1/2। जल्दी से इसको इंटीग्रेट करते हैं, 6 बार हो जाएगा। इंटीग्रेशन 0 से 1/2, एक्स 1 जा एक्स और ये कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर, और यहाँ क्या आ जाएगा? डी एक्स आ जाएगा। इतना होने के बाद हम क्या करेंगे? ये 6 लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। इंटीग्रेशन ये क्या होगा? एक्स स्क्वायर अपॉन 2, ये क्या होगा? एक्स क्यूब अपॉन 3, ये क्या होगा? 0 से लेकर 1/2 तक का इंटीग्रेशन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक होने के बाद हम क्या करेंगे? यहाँ तक होने के बाद आप इंटीग्रेट कर दो इसको, जब हो गया है तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। 0 वाले का टेंशन मत लेना, सब 0 हो जाएगा। पढ़े तो इसी को इंटीग्रेट करो। 1/2 का 1/2 जब पुटअप करोगे 1/2 का स्क्वायर क्या होगा? 1/4, और ऑलरेडी 2 है तो ये कितना हो जाएगा? 1/8 हो जाएगा। अब ये 1/2 को पुटअप करो, 1/2 का क्यूब कितना होगा? 1/8, और ये कितना हो जाएगा? 1/24 हो जाएगा। इतना होने के बाद क्या? 8 3 जा 24 होगा। यहाँ भी 3 से और यहाँ भी 3 से करना है आपको, तो ये 3 1 जा 3 हो जाएगा। 3 माइनस 1/24 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 2/24 हो जाएगा। 2 1 जा 2 12 जा 6 1 जा 6 2 जा, तो फाइनल आंसर कितना आएगा इसका? 1/2। तो होपफुली आपको इतना समझ में आया होगा। ये एक्सरसाइज का पहला पार्ट था। हम इसका जो दूसरा पार्ट है जिसमें हम CDF को भी पढ़ेंगे, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। होपफुली आपको ये सारी बातें या सारे सम समझ में आए होंगे। अगर कोई भी डाउट होगा आपको तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ओके, थैंक यू।